जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही होंगी। जैसा कि आजकल के दौर में ये देखने को बहुत मिल रहा है कि अगर नौकरी करना है तो कंपटीशन तो देना ही होगा, और कंपटीशन इतना आजकल बढ़ गया है कि जब तक हम तैयारी अच्छे से कर नहीं सक पाएंगे तब तक कंपटीशन में बैठना और पेपर को निकालना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। उन्हीं को देखते हुए हमने जैसे बताए हैं आपको कि आपके लिए, आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप सभी के लिए लेकर आए हैं YouTube पर हिंदी की स्पेशल क्लास। जैसा कि बता दें कि मैं अभी केवल और केवल आप सभी को हिंदी ही पढ़ाऊँगा, और हिंदी को सभी बच्चे क्या है कि बहुत आसान सब्जेक्ट मानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि अपने मन से भ्रम को निकाल दो कि हिंदी सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। हाँ, आसान होता है, लेकिन उतना आसान नहीं होता है। अगर अपनी बोलचाल की भाषा में या गांव की भाषा में देखोगे तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर लिए अपने माइंड में कि यार हिंदी को कैसे पढ़ें, हिंदी को रटा भी जा सकता है। नहीं, हिंदी कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। आज रटोगे कल दिमाग से उतर जाएगा। बात को समझो, हिंदी को रटोगे, रट तो लोगे। आज हमने एक टॉपिक रटा वर्णमाला, कल रटेंगे संधि। संधि जैसे ही रटेंगे वैसे वर्णमाला हमारे दिमाग से निकल जाएगा। तो हिंदी को रटना नहीं है, समझना है। तो समझेंगे कैसे? जब तक अपने गांव की भाषा में या कहें कि आम बोलचाल की भाषा में नहीं समझेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि किताबों में तो लिखा ही होता है। अगर किताब से सब कुछ समझ में आ जाए तो फिर कोचिंग या ऑनलाइन या यूट्यूब पर पढ़ना आवश्यकता होगी? नहीं होगी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला से ही संबंधित होगा, पार्ट 3 होगा, जिसमें आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन में बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं कि किस व्यंजन का क्या नाम है, क्योंकि बचपन से ही कह दें कि केजी से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, और कुछ लोग तो अभी ग्रेजुएट भी होंगे, कुछ इंटर पास किए होंगे। तो यही समझ में नहीं आता कि व्यंजन में किस व्यंजन का क्या नाम है, उच्चारण स्थान क्या है, किसके आधार पर क्या कहते हैं। तो इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में, व्यंजन क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और देखें वीडियो को, अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए एक यही अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो आपको वीडियो के अंत में प्रश्न दिए जाते हैं एक दो, उनका उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। उससे ये होगा कि आप सभी को समझ में आ रहा है, नहीं तो हम पढ़ाते चले जाएं और आपको समझ में ही ना आए, तो इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक होगा व्यंजन। ये चैनल का हमारे नाम है, या कहते हैं कि आपके अपना चैनल है स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर। स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर। अगर किसी को लिंक शेयर कर सकते हो तो कर दो, नहीं वीडियो शेयर करो, नहीं उनका चैनल को नाम बता दो कि स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर में एक बार हिंदी पढ़ के देखो, दोबारा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा व्यंजन। व्यंजन के बारे में देखते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे कि अभी देखेंगे कि का से क्या तक ही व्यंजन होते हैं, एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि किस व्यंजन का क्या नाम होता है, फिर उसके बाद आएंगे कि कौन से आधार पर क्या होता है। तो ये का होता है, खा, गा, घा और अंगा। तो ऐसे अगर चा से करें तो चा, छा, जा,
झा और इया होता है। फिर टा, ठा, डा, ढा, टा ठा डा और ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। या, रा, ला, वा, सा, हा, छ, त्र, ज्ञा और एक लिख लेंगे लास्ट में स्रा। देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। अगर बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इतना तो सबको पता होता है कि का से लेकर ज्ञा तक हमारे व्यंजन होते हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे बात करें कि क्या होता है कि स्पर्श व्यंजन, क्या होता है एक स्पर्श व्यंजन। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है या स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये जो का से लेकर मा तक हैं, यही क्या है हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। क्या है? स्पर्श व्यंजन हैं, का से लेकर मा तक। अगर इनकी संख्या की बात करें तो कितने हैं? 25 + 2। अभी तो हम दिखा रहे हैं कि आपको 25 हैं, लेकिन 25 + 2 बताएंगे। 2 कौन से होते हैं उनके बारे में कल भी चर्चा कर चुके हैं, आज भी चर्चा होगी कि 2 कौन से हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें कि कहें कि स्पर्श व्यंजन क्या है, तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक, का से मा तक क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद ये 4 दिखाई दे रहे होंगे आपको, या, रा, ला, वा। ये क्या है? इनका नाम होता है अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 + 2। आज तक आप पढ़े होंगे कि 25 ही होते हैं। हम कह दें कि आपके ऑप्शन में ना आए 25 और कुछ और दिया हो, तो 25 + 2 दिखाई दे रहा है 27। अगर आपके ऑप्शन में 25 ऑप्शन में नहीं है तो 27 अगर है तो 27 को लगा देंगे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 + 2 याद रखेंगे। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? का से लेकर मा तक। ये 4 या, रा, लावा जो हैं, इनका नाम क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन नाम होता है। अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ एक और नाम होता है जिसका जो होता है कि अर्धस्वर। क्या होता है? अर्धस्वर। वहीं पे यहाँ देखिए इन तीनों प्रकार के सा और हा की अगर बात करें तो इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है ऊष्म व्यंजन। क्या नाम होता है? ऊष्म व्यंजन नाम होता है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? तीनों प्रकार के सा और हा। और ये देख रहे हो ये 4 हैं। अगर इन चारों की बात करें कि छा, त्रा, ज्ञा और स्रा क्या हैं, तो इनका नाम है संयुक्त व्यंजन। क्या नाम है? संयुक्त व्यंजन। बात समझ में आ गई? अगर चारों की बात करें कि छा, त्रा, ज्ञा और स्रा क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है। तीनों प्रकार के सा क्या है? तो उस व्यंजन है। या, रा, लावा क्या है? तो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 + 2। कितनी है? 25 + 2। वहीं पे अगर बात करें कि ये जो लास्ट में पांचों दिख रहे हैं, अभी देखो का, खा, गा, घा, अंगा है, एक वर्ग इनको वर्गों में बांट देते हैं। तो जो ये पहला वर्ग है इसका नाम क्या होगा? का वर्ग। क्या होगा? का वर्ग। उसी प्रकार इसका नाम क्या होगा? चा वर्ग। क्या होगा? चा वर्ग। उसके बाद इस तीसरे वाले का क्या नाम होगा? टा वर्ग।
इसका नाम क्या होगा? तावर्ग। इसका नाम क्या होगा? तो पावर। हमने इन 25 प्लस 2 यानी कि 25 जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, हमने इनको वर्गों में बांट दिया है। तो प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5। वर्ग कितने हैं आपके पास? 5। तो जब हम 5 गुणे 5 कर देंगे तो संख्या कितनी आ जा रही है? 25। कितनी आ जा रही है? 25। इसीलिए कहा गया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। 25 प्लस 2, ये 2 क्या है? ये 2 हैं द्विगुण व्यंजन। क्या हैं? द्विगुण व्यंजन, जिनका एक नाम होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या से डायरेक्ट सवाल आता है कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 2। या फिर ऐसे पूछ ले कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 2। तो इसीलिए कहा गया कि 25 प्लस 2। 25 प्लस 2 क्या है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। स्पर्श व्यंजन हैं का से लेकर मा तक। यूपी पुलिस में सवाल पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन हैं, तो आपके ऑप्शन में था कि का से मा तक, या फिर का से लेकर वा तक, या का से हा तक, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 प्लस 2 का से लेकर मा तक, इनको याद रखेंगे। ये जो पांचों दिखाई दे रहे हैं, अंगा, इया, अड़ा और ना, मा, ना और मा, इनका नाम क्या होता है? ये देखो प्रत्येक वर्ग के लास्ट में यानी कि 5वें नंबर पे आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम हो जाएगा पंचमा अक्षर। क्या हो जाएगा? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर। अंगा, इया, अड़ा, ना, मा को क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग के 5वां वर्ण है, इसीलिए इनका नाम होता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। निम्नलिखित में से कौन सा पंचमाक्षर है? तो जो ये अंगा, इया, अड़ा, ना और मा दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हैं? पंचमाक्षर हैं। पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? 5। प्रत्येक वर्ण का पंचमा अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक। क्या कहलाता है? अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है? तो अनुनासिक। क्या कहलाता है? अनुनासिक। बात समझ में आ रही है? अनुनासिक, या फिर कहें कि नासिक व्यंजन। क्या कहें? अनुनासिक व्यंजन या फिर नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। चलो यहाँ तक बात हो गई। अब उसके बाद आते हैं, देखते हैं यारा, लावा, इनका नाम क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ के साथ साथ एक नाम और होता है। क्या होता है? या, रा, ला और वा, ये है क्या? अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ। लेकिन अंतस्थ के साथ साथ हमने कहा एक नाम और होता है। क्या होता है? अर्धस्वर। क्या होता है? अर्धस्वर। क्या होता है नाम? अर्धस्वर। कैसे अर्धस्वर हैं? अर्धस्वर ऐसे हैं, देखेंगे ये जो या और वा है, इन्हीं को माना जाता है कि ये अर्धस्वर है। क्या माना जाता है? अर्धस्वर है। कैसे हैं? अगर बात करें या की, तो या किसके योग से बना है? तो या जो है ई प्लस आ के योग से बना है। ध्यान रखना, या किसके योग से बना है? ई प्लस आ के योग से बना है। और वा किसके योग से बना है? तो ऊ प्लस आ के योग से बना है। बात समझ में आ गई? या किसके योग से बना है? ई प्लस आ के योग से बना है। वा किसके योग से बना है? तो ऊ प्लस वा आ के योग से बना है। अगर यहीं पे कहें कि रा किसके योग से बना है, तो अगर सवाल पूछ लें कि रा किसके योग से बना है, तो तब भी बता देंगे कि रा किसके योग से बना है। अगर पूछ लें कि ला किसके योग से बना है, तो तब भी बता देंगे कि ला भी किसके योग से बना है। कैसे? देखेंगे। हमने कहा कि या किसके योग से बना है? तो ई प्लस आ के योग से बना था। वा किसके योग से बना है? तो ऊ प्लस आ के योग से बना था। मैं कह दूं कि ऋषि प्लस आ के योग से क्या बन गया? रा। क्या बन गया? रा। और ये लिरी प्लस आ के योग से क्या बन गया? ला। क्या बन गया? ला। अभी यहाँ इसको देखने से एक सवाल आ गया लिरी को। हमने कहा था कि क्या ऋषि, जो पहला पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने सवाल पूछा था कि क्या हिंदी में
छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि दोनों का प्रचलन होता है? आप लोगों ने जवाब नहीं दिया है अभी तक। देखते हैं कौन जवाब देता है कि हिंदी में छोटी ऋषि और बड़ी ऋषि का प्रचलन होता है या फिर नहीं होता है। चलो आगे बात करते हैं। तो देख लिए ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ अर्धस्वर भी हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमने बता दिया कि ई और आ के योग से क्या बना, या बना। उ और वा के योग से वा बना। अब देखते हैं प्रयोग करके शब्दों में प्रयोग कैसे करेंगे। देखो शब्दों में प्रयोग ऐसे होगा। चलो दोस्तों, तो यहाँ तक बात हो गई थी कि या किसके योग से बना है, ई प्लस आ। वा किससे योग से बना है, उ प्लस वा। आ से रा किससे बन गया, री प्लस आ से लिरी किस, और आ से क्या बन गया, ला। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। ये है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। ये तो कांस्टेबल की सवाल है कि छा, त्रा, ज्ञा, स्रा का नाम क्या होता है, तो संयुक्त व्यंजन नाम होता है। क्या नाम होता है, संयुक्त व्यंजन। लेकिन देखना ये जो स्रा है, इस स्रा का एक नाम और हो जाता है। क्या होता है, मिश्रित व्यंजन। कौन सा, मिश्रित व्यंजन हो जाता है। मिश्रित व्यंजनों की संख्या कितनी है, 1। मिश्रित व्यंजन है कौन सा, तो स्रा। क्यों स्रा है, क्योंकि आज तक जो हमने लिखते आए हैं का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन में हमने कभी आज तक स्रा का प्रयोग नहीं किया है। ये वही स्रा है जो श्रवण कुमार का नाम लिखते वक्त प्रयोग में आता है। इसको मिलाया गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया कि मिश्रित व्यंजन। लेकिन कुल की बात करेगा, इन चारों की बात करेगा तो क्या होगा, संयुक्त व्यंजन। क्या होगा, संयुक्त व्यंजन होगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4। कितनी है, 4। अब संयुक्त क्यों है, संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया, क्योंकि 2 वर्णों के मेल से बने होंगे, दोनों में संयुक्त बात होगी, दोनों जुड़ के बने होंगे। तो छा किसके योग से बना है, सवाल आता है, सवाल आया भी है कि छा किसके योग से बना है। तो आधा का प्लस मूर्धन्य वाला सा, देख रहे हो, आधा का प्लस सा के योग से बना है। क्या तुम्हारे पेपर में ये आ जाए कि आधा सा प्लस आ के योग से क्या बनता है, का आधा का प्लस आधा सा प्लस आधा आ के योग से क्या बना है, तो क्या हम बता सकते हैं कि क्या बना है, छा बना है। छा किनके योग से बना है, आधा का आधा सा प्लस आ। हमने छा का वर्ण विच्छेद किया, आधा का आधा सा आ प्लस आ, इनके योग से क्या बनता है, तो छा। यहीं पे बात नहीं खत्म होती, आगे होता है त्रा। तो त्रा में आधा ता रा प्लस आ किसके योग से बना है, आधा ता आधा रा प्लस आ के योग से क्या बना है, तो त्रा बना है। तो ज्ञा किसके योग से बना है, तो बात करें तो ये होता है आधा जा प्लस इया प्लस, इसको आधा करेंगे तो क्या निकल आएगा, आ। क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है, उसका जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो बाहर निकल के आ जाता है। उसके बाद ये स्रा किसके योग से बना है, तो ये वाला सा, जिसको आप सीटी वाला सा बोलते हो, इसका नाम क्या होता है, अभी हम बताएंगे कि तीनों प्रकार के जो सा हैं उनका नाम क्या होता है। अगर आपको नाम पता है तो तब तक आप कमेंट बॉक्स में नामों को तीनों को लिखिए। उसके बाद मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो सा आधा सा रा प्लस आ, इनके योग से क्या बन गया, स्रा। बात यहीं पे अभी ख़त्म नहीं होती है। टीजीटी के में सवाल आया है कि का के बाद क्या आता है, सवाल क्या आया है कि का के बाद क्या आता है। तो सवाल क्या आया है, का के बाद आता है, का के बाद आता है, तो क्या आता है, एक बी, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा सी और चौथा डी। का के बाद क्या आता है, मैं सवाल को बना दिया हमने कि का के बाद क्या आता है, तो क्या आता है, तो खा। उसके बाद तुम्हारा दूसरा ऑप्शन होगा छा, तीसरा होगा छा,
और चौथा होगा छा। ये नहीं, चौथा ऑप्शन दूसरा होगा। चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस या नोटी। तो आपको कमेंट में बताना है कि का के बाद आता है तो क्या आता है, खा, छा, छा और इनमें से कोई नहीं। तब तक आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको नोट कर लेना है। इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं कि छा किनके योग से बना है, त्रा किनके योग से बना है, ज्ञा किनके योग से बना है और स्रा किनके योग से बना है। इन चारों में से एक सवाल जरूर आता है और कांस्टेबल में एक सवाल आएगा तो आएगा ही। उसके बाद हमने कहा कि आगे तीनों प्रकार के सा और हाँ हैं। क्या है? तीनों प्रकार के सा और हाँ हैं। ये वाला सा है, दूसरा ये वाला सा है, इसे खटकोण वाला सा बोलते हो। तीसरा कौन सा है? सरौता वाला, इसको बोलते हो। तो सरौता और रहता यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर इनके नाम होते हैं। नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? तालब्य सा। क्या होता है? तालब्य सा। क्या होता है? हाँ, तालब्य सा। कौन सा होता है? तालब्य सा। क्यों होता है? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसका नाम क्या होता है? मूर्धन्य सा। क्या होता है? मूर्धन्य सा। इसका नाम क्या होता है? दंती सा। समझना। सीटी वाला सा जो बोलते हो उसका नाम होता है तालब्य सा। जो खटकोड़ वाला सा बोलते हो उसका नाम होता है मूर्धन्य सा। जो सरौता वाला सा बोलते हो उसका नाम होता है दंती सा। मतलब ये कि इनका उच्चारण स्थान तालु के सहायता से होगा, इनका मूर्धा की सहायता से होगा जिसे कठोर तालु बोलते हो, और इनका उच्चारण स्थान होगा दंती यानी दांत की सहायता से होगा। और यहीं पे बात करते हैं हा की। तो हा का नाम क्या था? काकल्य व्यंजन। क्या है? काकल्य व्यंजन। हमने कहा है इसे, इसी का नाम होता है स्वर तंत्रीय या स्वर यंत्रीय व्यंजन। क्या होता है? स्वर यंत्रीय व्यंजन। स्वर यंत्रीय व्यंजन होता है, इसी का नाम होता है स्वर यंत्रीय व्यंजन। अब देखते हैं आगे चल के इनको बांटने का काम करते हैं। क्या करते हैं? बांटने का काम करते हैं। तो जैसे कि बात करें कि व्यंजन को कितने आधार पर या कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो बांटने का वर्गीकरण करने का कौन कौन से आधार हैं। तो जैसे बात करें कि पहला आधार कौन सा है? उच्चारण के आधार पर। कौन सा है? उच्चारण के आधार पर। चलो देखते हैं। पहला आधार जैसे बोल दें कि उच्चारण के आधार पर हो जाएगा वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण किसका? वर्गीकरण व्यंजनों का। किसका? व्यंजनों का। व्यंजनों का वर्गीकरण पहला कौन सा होगा? उच्चारण के आधार पर। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा? प्रयत्न के आधार पर। क्या होगा? प्रयत्न के आधार पर। तीसरा स्वर यंत्रियों के आधार पर या स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों के आधार पर होगा। और चौथा कौन सा होगा? प्राणत्व के आधार पर। क्या होगा? प्राणत्व के आधार पर होगा। और लास्ट यानी कि पांचवा कौन सा होगा? पांचवा कौन सा होगा? अनुनासिकता के आधार पर। क्या होगा? अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर बांट सकते हैं। प्राणत्व के आधार पर बांट सकते हैं। एक और बांट सकते हैं जिसे कहते हैं कि संयुक्तता के आधार पर। और बांट सकते हैं कि मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर। तो ज़्यादा डीप इतना नहीं जाएंगे क्योंकि मानसिकता के आधार पर या मांसपेशियों के आधार पर कभी सवाल बना ही नहीं है। तो इतना हम पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वरतंत्रियों के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर और अनुनासिकता के आधार पर। तो हमारा आज आगे चलते हैं, आते हैं स्लाइड पर अपने। उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर आ गए? उच्चारण के आधार पर आ गए। तो उच्चारण के आधार पर क्या होता है? चलो खुलेगा नहीं क्या? यहाँ पे आते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक। उच्चारण के आधार पर स्वरों का व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर क्या क्या होते हैं देखो। पहला होगा काकल्य व्यंजन। क्या होगा?
काकल व्यंजन, काकल व्यंजन किसे कहते हैं? तो काकल व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन वर्णों का या व्यंजनों का उच्चारण कंठ में स्थित व्यंजनों का उच्चारण कंठ में स्थित काक से होता है या काकल से होता है, काकल से होता है, किससे होता है? काकल से होता है, उसे काकल व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे काकल व्यंजन कहते हैं। तो काकल व्यंजन किसे कहते हैं? कि जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ में स्थित काकल से होता है उन्हें काकल व्यंजन कहते हैं। काकल व्यंजन क्या होता है? काकल ये जो काक है, जिसे कौवा बोलते हो अपनी गांव की भाषा में, उसकी सहायता से जिसका उच्चारण होगा उसे क्या कहेंगे? काकल व्यंजन कहेंगे। काकल व्यंजन है कौन सा? तो अगर काकल व्यंजन की बात करें तो क्या है? हा है। कौन सा है? हा है। उसके बाद दूसरा है कंठ व्यंजन। क्या है दूसरा? कंठ व्यंजन। तो कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं थोड़ा सा देखते हैं। चलो, कंठ व्यंजन कौन सा है थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। ये मिट नहीं रहा है, थोड़ा सा देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। गायब हो जाएगा पूरा। चलो, तो काकल व्यंजन हो गया। अब कंठ व्यंजन। तो कंठ व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण, किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन कहते हैं। सीधी सी बात, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ, परिभाषा आप लोग लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा लिखने में और लग रहा है। तो लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण दिखाई नहीं दे रहा है, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है उन्हें कंठ व्यंजन कहते हैं। कंठ व्यंजन है कौन से? तो देखेंगे कि कंठ व्यंजन कौन से हैं। चलो, जैसे बोल दें कि का वर्ग के, क्या बोल दें कि का वर्ग के, वर्ग हमने पढ़ लिया है, वर्गों को हमने पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से वर्ग होते हैं। तो का वर्ग के प्रथम चार क्या होते हैं? हाँ, प्रथम चार व्यंजन। का वर्ग के प्रथम चार व्यंजन क्या होते हैं? कंठ व्यंजन। का वर्ग के प्रथम चार क्या होते हैं? कंठ व्यंजन। कौन कौन से प्रथम चार हैं? हमने वर्गों में बांटा था, तो का वर्ग में कितने आए थे? 5। 5 में पांचवा वर्ण कौन सा था? अंगा। तो अंगा को छोड़ देंगे अभी, अंगा का नाम क्या होता है उसको अभी अलग से पढ़ लेंगे। यहाँ पर इतना पाएंगे कि कंठ वाले व्यंजन कौन से हैं। तो का वर्ग के प्रथम चार, का, खा, गा, घा और अंगा नहीं होगा, का, खा, गा और घा होगा। उसके बाद आते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु के सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? तालु के सहायता से होता है। हाँ, तालु की सहायता से होता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं? तो चा वर्ग के प्रथम चार, चा वर्ग के, नेट स्लो चल रहा है क्या? चा वर्ग के प्रथम चार कौन से? चा वर्ग के प्रथम चार
चा वर्ग के प्रथम चार कौन कौन से हैं? चा, छा, जा और झा। चा, छा, जा और झा, इनका उच्चार क्या है? तालव्य व्यंजन है। कौन से हैं? तालव्य व्यंजन है। उसके बाद आते हैं तीसरे पे, फिर आगे चलते हैं कि ये कौन से हैं? तालव्य के बाद मूर्धन्य व्यंजन। कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन है। चलो इनको देखते हैं। मूर्धन्य व्यंजन क्या कह रहा है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा की सहायता से क्या होता है? मूर्धा की सहायता से होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन है कौन से? तो टा वर्ग के प्रथम चार। टा वर्ग के प्रथम चार। समझ में आ गया कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं? तो टा वर्ग के प्रथम चार हैं। उसके बाद आता है दंत व्यंजन। कौन सा आता है? दंत व्यंजन। दंत व्यंजन कौन सा है? तो जिनका यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण दंत की सहायता से होता है या दांतों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? तो दांतों की सहायता से होता है। दांतों की सहायता से होता है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। दांतों की सहायता से होता है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। तो दंत व्यंजन कौन से हैं? दंत व्यंजन कौन से हैं? तो दंत व्यंजन हैं ता वर्ग के प्रथम चार। कौन से हैं? ता वर्ग के प्रथम चार। कौन से हैं? प्रथम चार वर्ण कौन कौन से हैं? देखो ता, था, दा और धा। यही है क्या? यही चार हैं। तो ता वर्ग के प्रथम चार क्या कहलाएंगे? दंत व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण ओठ की सहायता से होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? ओठों की सहायता से होता है। ओठों की सहायता से होता है उन्हें ओठों की सहायता से होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। हैं कौन कौन से? तो पा वर्ग के प्रथम चार। कौन से हैं? पा वर्ग के प्रथम चार। अब आप लोग कहेंगे कि पांचवा क्या है? तो उनको भी आएंगे बताएंगे भी कौन सा होता है। तो दो ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? ओठों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजनों को क्या कहते हैं? ओष्ठ व्यंजन। कौन कौन से हैं? पा वर्ग के प्रथम चार। पा वर्ग के प्रथम चार। फिर अगला है दंतोष्ठ व्यंजन। दंत ओष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से। दांत और ओठ दोनों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उन्हें दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। है कौन से? अगर कभी पूछा भी गया डायरेक्ट सवाल कि दंतोष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो बा और फा। कौन सा है? बा और फा। समझना। दंतोष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो बा और फा। इन्हें क्या नाम दिया गया है? दंतोष्ठ व्यंजन। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण दांत और ओठ दोनों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी क्या हो रहा है? चलो अब आते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। कहाँ भाग कर जा रहे हो भाई साहब? कहाँ गायब हो गया? ये इस पे आते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर। क्या कह रहा है? प्रयत्न के आधार पर।
प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, किसकी बात कर रहा है? तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कौन से हैं? तो प्रयत्न के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं हम इनको? कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो जैसे कि है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, और कौन सा है? अंतस्थ, जिसका एक नाम हमने और बताया कि अर्धस्वर। तो इनके आधार पर इनको बांटते हैं। तो कौन कौन से स्पर्श व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन परिभाषा लिखेंगे, स्पर्श की, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा लिखेंगे कि ये वे व्यंजन हैं, ये वे व्यंजन हैं, ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण कंठ, तालु, जिह्वा, मूर्धा तथा ओठों की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी हमने ऊपर बताया था कितनी है? 25 + 2 कितनी है संख्या? 25। कितनी है? 25। बात समझ में आ रही है? उसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे। चलो, स्पर्श व्यंजन के बाद आता है कौन सा? स्पर्श संघर्षी। मतलब स्पर्श तो होंगे ही, लेकिन उनको बोलने में थोड़ा बहुत संघर्ष होगा। क्या होगा? संघर्ष होगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 + 2। कौन क्या होते हैं? इनकी परिभाषा अगर पूछता है तो ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में कंठ, तालव, जिह्वा, मूर्धा आदि की सहायता से उच्चारण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है कि स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी से ही दिख रहा है कि व्यंजन होंगे स्पर्श के, लेकिन थोड़ा सा उच्चारण करने में संघर्ष होगा। क्या होगा? संघर्ष होगा। जैसे कि कहते हैं कि इन व्यंजनों के उच्चारण में वांगों का स्पर्श होता है। किसका होता है? वांगों का स्पर्श होता है। अब वांगंग क्या है? वांगंग क्या है? तो वाक प्लस अंग होता है। क्या होता है? वाक प्लस अंग। वाक मतलब बोलना, अंग मतलब जो बोलने वाले अंग हैं, उनका जब स्पर्श होगा और स्पर्श होने के बाद थोड़ी बहुत कठिनाई होगी बोलने में, इसीलिए इनका नाम पड़ गया कि स्पर्श संघर्षी। हैं कौन कौन से? तो स्पर्श संघर्षी हैं चा, छा, जा और झा। ये क्या हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। चलो आगे देखते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नोट करिए, तो करते चलिएगा। उसके बाद आएंगे संघर्षी व्यंजन। किस पे आएंगे? संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी और संघर्षी में फर्क है। स्पर्श संघर्षी और संघर्षी में फर्क है, क्योंकि वो स्पर्श व्यंजन थे और संघर्ष भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल संघर्ष होगा। क्या होगा? संघर्ष होगा। परिभाषा क्या होगी? ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में प्राणवायु को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। प्राणवायु को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। बात को समझना, अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा तो संघर्षी ही तो होंगे। अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन हैं कौन से? तो देखेंगे। बोलना खा, गा, जा। खा, गा, जा। खा, गा और जा। उसके बाद तीनों प्रकार के सा और हा, जिनका नाम हमने ऊ से व्यंजन रखा था, उन्हीं का नाम क्या हो जाता है? संघर्षी व्यंजन। क्या हो जाता है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? तो खा, गा, जा, सा, तीनों प्रकार के सा और हा। सवाल ये आया था कि का, जा, पा, फा, ये सवाल आया है। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जा,
जा क्या होगा, एक संघर्षी व्यंजन होगा। होगा कि नहीं होगा, देख लो यहाँ पे लिखा भी है कि खा गा जा तीनों प्रकार सा और हा कैसे हैं, संघर्षी व्यंजन हैं। उसके बाद आते हैं कि पार्श्विक व्यंजन। किस पे आते हैं, पार्श्विक व्यंजन पर आते हैं। और पार्श्विक व्यंजन में देखते हैं क्या होता है। चलो, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है। और जब प्राणवायु बाहर निकलती है तो जिह्वा के अगल बगल से टच करती हुई निकल जाती है। उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है वही क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। पार्श्विक व्यंजन है कौन सा, तो ला। ला का नाम क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन। लेकिन अगर ऑप्शन में तुम्हारे ला के बारे में पूछा गया, ला है तो क्या है, तो अगर ऑप्शन में अंतस्थ है तो अंतस्थ, क्योंकि अंतस्थ की संख्या 4, चारों में है कौन से, एक या है, रा है, ला है और वाह है। अगर अंतस्थ नहीं लिखा है तो एक ऑप्शन होगा तुम्हारा पार्श्विक व्यंजन। तो निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, तो ला दिखाई देगा तो पार्श्विक होगा। इसके बाद आते हैं कि लुंठित व्यंजन। किस पे आएंगे, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या होता है, लुंठित का मतलब लुढ़कना। इन्हीं का नाम एक और होता है प्रकंपित व्यंजन। क्या होता है, प्रकंपित। चाहे लुंठित कहें चाहे प्रकंपित, प्रकंपित का मतलब होता है कंपन, लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय जिह्वा 2 से 3 बार लुढ़केगी या कंपन करेगी, तो जिह्वा, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा 2 से 3 बार कंपन करेगी। क्या करेगी, कंपन करेगी, उसे क्या कहेंगे, लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन। यहाँ से भी सवाल कई बार पूछा गया कि लुंठित व्यंजन कौन सा है या फिर प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। तो लुंठित और प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, अगर बात करता है तो रा। रा का उच्चारण बोलो, उच्चारण करो, रा। जब रा उच्चारण कर रहे हो तो जिह्वा कितनी बार कंपन कर रही है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन कम से कम 2 से 3 बार तो जरूर करेगी। बात समझ रहे हैं, 2 से 3 बार तो जरूर करेगी। उसके बाद आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन पर। किस पे आते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन पर। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन पूरा व्यंजन आज समाप्त करेंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा होता है, उत्क्षिप्त कहें या फिर कहें कि द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त कहें या फिर द्विगुण व्यंजन। तो उत्क्षिप्त और द्विगुण से एक बात याद आ गई कि हमने लास्ट में एक सवाल पूछा था कि डा और ढा, एक ये ढा और एक ये डा, इनका नाम वहाँ पे हमने बताया था कि ये कैसे हैं, उत्क्षिप्त हैं। लेकिन हमने पूछा था कि जो नीचे बिंदी लगी है इसका नाम क्या होता है, तो नाम होता है, अभी हम बता दे रहे हैं, इसका नाम होता है नुक्ता। क्या नाम होता है, नुक्ता। बात समझना, इनका नाम क्या होता है, नुक्ता। उत्क्षिप्त व्यंजन के नीचे जो बिंदी लगी है, डा और ढा के नीचे बिंदी लगी है, इसे क्या कहते हैं, नुक्ता। बात समझना। उत्क्षिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन की बात करेगा तो क्या है, डा और ढा हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो 2। कितनी है, 2। हमने कहा था स्पर्श व्यंजन में 25 + 2, तो वही जो द्विगुण दिखाई दे रहे हैं, ये जो 2 दिखाई देता है यही द्विगुण वाले व्यंजन वहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो संख्या कितनी हो जाती है, 25 + 2 अर्थात 27। अगर आपके ऑप्शन में 25 नहीं है तो कितना बता देंगे, 27। 2 इनको भी जोड़ लेंगे। बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। उत्क्षिप्त के बाद हमने कहा अंतस्थ, कौन सा होगा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या फिर अर्धस्वर, अंतस्थ व्यंजन या फिर अर्धस्वर। अर्धस्वर या फिर इन्हीं का एक नाम होता है अंतस्थ। क्या होता है, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन से हैं, या, रा, ला और वा। संख्या कितनी है, 4। अगर इन चारों के बारे में आपसे पूछा है कि या, रा, ला, वा होते हैं तो पहले होता है कि अंतस्थ होता है। अगर ऑप्शन में आपके अंतस्थ नहीं है तो एक ऑप्शन होगा अर्धस्वर। कौन सा होगा, अर्धस्वर। तो अर्धस्वर कैसे हैं,
हमने बता दिया है पहले ही कि या किसके योग से बना है, ई प्लस आ। इनके योग किसके योग से कौन सा बना है, अगर ये समझ में आ जाएगा, जो संयुक्त व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन पढ़ रहे हैं और स्वरों में हमने पढ़ा था संधि स्वर, संयुक्त स्वर, अगर इन चारों को याद करके रखते हो तो संधि को नज़र से देखते ही बता सकते हो कि विच्छेद क्या होगा या फिर कौन सी संधि है। अगर कोई शब्द दिया है जैसे विद्यालय, तो विद्यालय टूटेगा किसमें, देखते ही तुरंत बता दोगे, और विद्यालय तो बच्चे को पता होता है। फिर उसके बाद देखो, जैसे हम शब्दों में प्रयोग करके देखें कि हम लिखते हैं कि कौवा, क्या लिखते हैं, कौवा। कौवा ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, ये स्वर दिख रहा है, लेकिन कभी कभी हम लिख देते हैं ऐसे कौवा, यहाँ पर व्यंजन, यहाँ पर स्वर, दिखाई दे रहा होगा फर्क। इसीलिए कहा गया कि ये कैसे हैं, अर्धस्वर है। जैसे या की बात करें, युवा की तो हो गया, या की बात करें तो एक होता है महिलाएं, क्या होता है, महिलाएं, बात समझना। एक ऐसे महिलाएं लिखते हैं और दूसरा लिखते हैं ऐसे, कि ये भी होता है एक महिलाएं, समझना। ये व्यंजन, ये स्वर, इसीलिए इनको क्या कहा गया कि अर्धस्वर है। अर्धस्वर की संज्ञा किसे दिया गया, या और वा को। लेकिन अगर स्वर में बात करें कि एक स्वर ऐसा होता है जिसे अर्धस्वर की संज्ञा दी गई है, उसका नाम क्या है, तो ऋषि। ऋषि को अर्धस्वर की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है, क्योंकि जब उच्चारण करते हैं तो व्यंजन की तरह होता है, लिखते हैं तो एक मात्रा होती है। बात समझ में आ रही है, लिखते हैं तो एक मात्रा होती है। उसके बाद आते हैं नासिक व्यंजन, किसमें, नासिक व्यंजन। जो हमने प्रथम 5 वर्ग हैं, जो 5 वर्ग हैं उनको हमने छोड़ दिया था, 5वें वर्ण को हमने कहा उसको बाद बताएंगे। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नाकों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नाकों की सहायता से होता है उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। कौन कौन से हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ, यही 5 हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ। बात इतनी समझ में आ गई होगी। फिर आते हैं आप प्राणत्व के आधार पर। किसके पे आधार पर आएंगे, प्राणत्व के आधार पर आएंगे। प्राणत्व के आधार पर आएंगे तो उनको देखो, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि प्राणत्व के आधार कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर बता दें कि 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखेंगे, 1 मिनट। प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार। एक होगा अल्प प्राण, कौन सा होगा, अल्प प्राण। दूसरा होगा महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। तो सुनना, स्वरों में भी अल्प प्राण और महाप्राण स्वर होते हैं, लेकिन हमने बताया नहीं है, वहाँ पर हमने नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण स्वर क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे कि अल्प प्राण क्या होता है। अल्प मतलब आधा, प्राण मतलब वायु। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम या कम वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है उन्हें क्या कहेंगे, अल्प प्राण। तो क्या कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ग। ध्यान से समझना, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो दिमाग से उतर जाएगा। थोड़ा सा सोचना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ग कैसे। प्रत्येक वर्ग का वर्ग हमने 5 बांटे थे, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। तो का वर्ग में जैसे लिख रहा हूँ कि का वर्ग, का, खा, गा, घा और अंगा। तो बात कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। ये दिख रहा है, पहला, तीसरा, 5वां, ये क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण
और उसके बाद अंतस्थ वर्ण। कौन से? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ व्यंजन जो हैं ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के। अंतस्थ के साथ साथ सभी प्रकार के स्वर, जितने भी स्वर हैं सभी स्वर क्या होंगे? अल्प प्राण। क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। उसके बाद और देखते हैं थोड़ा सा कि ये तो बात हो गई अल्प प्राण की। महाप्राण क्या होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का, यानी कि महाप्राण की परिभाषा होगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकले उन्हें क्या बोलते हैं? महाप्राण व्यंजन बोलते हैं, महाप्राण वर्ण बोलते हैं। होते कौन कौन से हैं देखेंगे। वहाँ पर हमने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा हो गया तो दूसरा चौथा वर्ण। कौन सा? दूसरा चौथा वर्ण क्या होंगे? महाप्राण। पहला तीसरा पांचवा क्या हो गया? अल्प प्राण। तो दूसरा चौथा, उसके बाद कुछ बचा क्या? अंतस्थ भी चला गया, ऊष्म बचा है। कौन सा बचा है? ऊष्म व्यंजन। समझना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, ऊष्म वर्ण, और कुछ बचा क्या? ये डा और ढा क्या है? महाप्राण व्यंजन है। क्या है? महाप्राण व्यंजन है। बात समझ में आ रही है कि महाप्राण व्यंजन हैं। इसके बाद आते हैं, इतना याद हो गया होगा, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। प्राणत्व के आधार पर हो गया। अब आते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर। किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं कि स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, या प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखना, स्वर तंत्रियों के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और बोलिए कि बेल आइकन को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाले समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन उनके तक पहुँचे और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होगा घोष। क्या होगा? घोष, जिसका दूसरा नाम होता है सघोष। बात को समझना, घोष या फिर सघोष। दूसरा होगा आघोष। क्या होगा? दूसरा होगा आघोष। तो सघोष क्या होता है और अघोष क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि घोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें क्या कहेंगे? घोष या फिर सघोष। क्योंकि घोष का मतलब यही होता है कंपन होना। घोष का मतलब क्या होता है? कंपन होना। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? घोष या सघोष वर्ण। अब यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों साथ बता दे रहे हैं। नवी एक बार स्वर में बताते, वहाँ पढ़ते, फिर एक बार यहाँ पढ़ते, दोनों का मिक्सअप करते तो कन्फ्यूजन हो जाता। इसलिए यहाँ पर हम एक लाइन में बता दे रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सभी स्वर। समझना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सभी स्वर और अंतस्थ वर्ण। सभी स्वर और अंतस्थ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो घोष या फिर सघोष। अघोष क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें क्या कहेंगे? अघोष। क्या कहेंगे? अघोष। कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो गया है। बचा कौन सा है? दूसरा, पहला और दूसरा, तीसरा चौथा पांचवा हो गया है। बचा कौन सा? पहला दूसरा वर्ण। ध्यान देखना,
प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के सा, जैसे तालब, मूर्धन, दंती। इन तीनों का नाम अवश्य याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट पुलिस में सवाल पूछा जाता है कि तीनों प्रकार के सा में से किस सा का नाम तालव्य है, किसका मूर्धा है, किसका दंती है। तो याद रहेंगे। एक चीज़ यहाँ भूल गए हैं कि जो ये सघोष या घोष व्यंजन है, तीसरा चौथा पांचवा सही प्रकार स्वर, अंतस्वर्ण, और एक लिख लो हाँ भी किसका होता है, तो ये इसका होता है। बात समझना। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तीन प्रकार के सा क्या कहलाएंगे, अघोष व्यंजन या अघोष स्वर्ण। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद लास्ट है अनुनासिक। कौन सा है, अनुनासिकता के आधार पर अगर बात करें तो अनुनासिकता के आधार पर कितने होते हैं, तो यहाँ पर दो बताएंगे। अनुनासिकता के आधार पर कितने होते हैं, तो दो होते हैं। एक होता है नासिक व्यंजन, क्या होता है, नासिक व्यंजन। दूसरा होता है मौखिक, नासिक और मौखिक व्यंजन। बात समझ आ गई। नासिक और मौखिक व्यंजन। नासिक के क्या होते हैं, नासिक मतलब होता है नाक, नासिक मतलब क्या होता है, नाक। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण या ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण नाकों की सहायता से होता है। किससे होता है, नाकों की सहायता से होता है। या फिर ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राणवायु नासिका विवर से बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो नासिक व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं, अंगा, इया, अड़ा। अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ, ये क्या है, नासिक वर्ण है। और यहाँ पे देखेंगे मौखिक कौन से हैं, तो नासिक व्यंजन को छोड़कर मौखिक कौन से हैं, नासिक व्यंजन को छोड़कर जितने भी वर्ण होंगे सब क्या होंगे, क्या होंगे, मौखिक व्यंजन होंगे। नासिक व्यंजन को छोड़कर जितने भी व्यंजन होंगे सब क्या होंगे, मौखिक। मौखिक का मतलब होता है मुख। अच्छा, मौखिक से एक बात याद आ गई, सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है, समझना। कह रहा हूँ कि भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, सबको कमेंट में बताना है। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करो ताकि बीच में कुछ छूट ना जाए। जितना आसान टॉपिक वर्णमाला होता है उतना ही कठिन वर्णमाला होता है, इस बात को नोट रख लेना। क्योंकि बचपन से आ से आहा तक, का से ज्ञा तक पढ़ते आए हैं, लेकिन अब उन्हीं को थोड़ा सा और मेंटली डीप में पढ़ना है, अपने आप को सचेत करना है। तो बताना है कि भाषा कितने प्रकार की होती है इसको, लेकिन नोट में लिखना है। एक नोट में लिखना है, क्या नोट में लिखना है, नोट में लिखना है कि जो चंद्र बिंदी होती है, जो चंद्र बिंदु होती है जिसका संकेत होता है ऐसा, ये क्या है, नासिक है या अर्धनासिक, तो क्या है ये, अर्धनासिक है। बात रखना, याद रखना कि जो चंद्र बिंदी है ये क्या है, तो नासिक के पूर्ण नासिक ना होकर क्या है, चंद्र बिंदी क्या है, अर्धनासिक है। बात इतनी समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब आते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान पर। किस पर, वर्णों के उच्चारण स्थान पर। तो इसको थोड़ा सा नोट करेंगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। समझना, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है। उच्चारण स्थान हम आपको सूत्र, चलो छोड़ो आज के लिए रहने दे रहे हैं। उच्चारण स्थान तुम कैसे याद करते हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जो बताऊंगा आप लोगों को 9 सूत्र दूंगा। 9 सूत्र में आ से लेकर आहा तक और का से लेकर ज्ञा तक जितने भी वर्ण हैं, कुल वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है, 52 है। कुल वर्ण कितने हैं, 52। कौन कौन से हैं,
52 में कौन कौन से हैं, थोड़ा सा देखो। स्पर्श व्यंजन या कहते हैं कि कुल व्यंजन, क्या बोलते हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। कुल व्यंजन 33। स्वर कितने हैं, 11। आयोग वाह कितने हैं, 2। कितने हैं, 2, याद रखना। आयोग वाह कितने हैं, 2। उत्क्षिप्त कितने हैं, उत्क्षिप्त कितने हैं, 2। बात समझ आ रही है। उत्क्षिप्त कितने हैं, 2। फिर बात आती है कि संयुक्त कितने हैं, संयुक्त कितने हैं तो 4। याद रखना कितने हैं तो 4। कौन कौन से हैं देख लो। स्वर कितने हैं, 11। व्यंजन कितने हैं, 33। संयुक्त कितने हैं, 4। उत्क्षेप कितने हैं, 2। अयोगवा कितने हैं, 2। अब इनको काउंट करो, क्या 52 हो रहे हैं। 3 1 4 2 6 2 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5। कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। अगर कोई पूछे कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो 52। कौन कौन से हैं, कौन कितने हैं, तो व्यंजन कितने हैं, 33। स्वर कितने हैं, 11। अयोगवा 2। उत्क्षिप्त 2। संयुक्त 4। कुल जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 52। बात समझ आ गई। जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ओष्ठ। इसमें 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ओष्ठ, कुल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33। बात समझ आ गई। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजो ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी तैयारी और बेहतर हो सके। तो साथियों, आप सभी का सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अब क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। जो हमने पढ़ाते वक्त बीच बीच में 1-2 सवाल पूछे हैं उनका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।